हजारों शरीर में रहा है ये चेतना। तो उस सब जो है तुम्हारे पैटर्न बना हुआ है वो उसी तरफ चलेगा। उसको तुम दूसरी तरह से सोच सकते हो, जो विज्ञान अभी बोलता है कि तुम्हारे डीएनए में है। उसमें फर्क क्या है, तुम डीएनए बोलो या उसको पूर्व जन्म बोलो। अब डीएनए जो है, डीएनए को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। डीएनए में जो तुम्हारा एक पैटर्न बना हुआ है डीएनए, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि डीएनए भी बदल सकता है, बदल जाता है अगर आदमी किसी एक दिशा में प्रयास करता रहे। तो अगर तुम सोच रहे हो कि बस सब वो को सुन लिए और सब बात समझ में आ गया तो सब समझ गए, नहीं होने वाले, सब तुरंत नहीं हो। कुछ चीजों और वो बोल जाओ कि वही गलती नहीं कर, वो भी गलती फिर करोगे। लेकिन मतलब उसका अगर हिम्मत अगर है कि फिर उठ के फिर चले, तो फिर एक दिन मतलब अब फिर गलती धीरे धीरे होते होते बहुत कम हो जाएगा। फिर मतलब अब ये कहना है कि भाई कुछ भी नहीं होगा तो फिर 20 वर्ष से ज्यादा है, कभी कभी आदमी गलती फिर भी करेगा। इवन लाइकुन आदमी गलती कर सकता है, इस तरह से देखा जाए। जैसे एक बात ओशो इसको बोलते हैं कि इनलाइटेंड आदमी भी स्वतंत्र है। अगर उसको लगे कि हमको ये करना है तो फिर उसका फल भी भुगतेगा। ऐसा नहीं है कि वो बंधा हुआ है कि नहीं कर सकता वो काम, लेकिन अगर उसको लग जाए कि भाई ठीक है हमको करना है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको भी भोगना पड़ेगा। जी। आदमी हमेशा स्वतंत्र है। अगर तुमको नीचे जाने का चाहत है, किसी वजह से लग रहा है कि जाना है, तो जा सकता है, उसके बावजूद भी जा सकता है। बंधन नहीं है उसके ऊपर कि नहीं जा सकता। इसलिए ओशो इस बात को बोले कि मेरा वहाँ अमेरिका में जाना एक मिस्टेक था। अच्छा। हाँ, एक जगह बोले थे कि एक मिस्टेक था। इन ए वे एग्जैक्टली वर्ड मिस्टेक बोले, शायद नहीं भी बोले होंगे। मतलब उसका वही था, मिस्टेक ही शब्द था, लेकिन कोई और शब्द उपयोग किए होंगे मिस्टेक के लिए, हो सकता है, या मिस्टेक ही शब्द उपयोग किए होंगे। और कहीं ना कहीं एक तो ओशो को पहले बहुत लगता था कि वेस्ट जो है वो बहुत रेस्पेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह का, क्योंकि वो भी किताब से ही पढ़ के उनका भी जो था ना भाई, इन चीज़ों को जानने के लिए वेस्ट में तो कभी गए नहीं। और जो लोग कुछ लोग से मिलते होंगे तो उसके आधार पर उनका धारणा था। लेकिन थोड़े मतलब छोटे मोटे चीज के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच वेस्ट में होगा भी, यहाँ से ज्यादा हो भी सकता है, लेकिन यहाँ से ज्यादा तो नहीं होगा। यहाँ जिस तरह का कचरा जो चीज भी यहाँ पर चल जाता है वो तो खैर नहीं, किसी दुनिया के कोई भी देश में नहीं चलेगा। लेकिन कुछ अच्छे चीजों के लिए थोड़ा बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच है वेस्ट में, कोई भी आप जैसे आप, लेकिन उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए पूरे दुनिया के वेस्ट के सारे देश में अब जो है वो सब बहुत नियम सब टाइट कर रहा है। तो अब कई बात होता है, जैसे मान लो बहुत बात ओशो भी बोले हुए हैं। तो जैसे कि वो बोले कि भाई मतलब ये है, उनसे पूछा कि भाई हिंदू तो जनसंख्या कम कर लेगा लेकिन मुसलमान को नहीं मानेगा, क्रिश्चियन बढ़ाते रहेगा मुसलमान बढ़ाते रहेगा। वो बोले कुछ भी हो लेकिन फिर भी मतलब हिंदू ही को अगर नहीं भी उन लोग भी नहीं सुनता है तो भी इनको हिंदू को ही कम करना चाहिए, क्योंकि उसके बावजूद भी जो है वो लोग अगर
हिंदू भी बढ़ाता रहा और सभी बढ़ाते रहे, तो भी स्थिति बहुत बुरा होने वाला है। तो उसके बाद ओशो ओशो बोले कि ये एकदम जो है ये संतति नियमन जो है एकदम कंपलसरी होना चाहिए, ये फ्रीडम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, कि मेरा फ्रीडम है बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। और उसके बाद ये भी बोले कि भाई इसमें है ये खतरा ये है कि भाई अगर जो समझदार लोग है, बुद्धिमान लोग है, वो तो ठीक है, वो मान जाएगा, वो अपना बच्चा कम पैदा करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं जिनको समझ कुछ नहीं, वो तो करता रहेगा। इसलिए और क्वालिटी जो है बच्चे का और भी बुरा होता जाएगा। जो बुरा, जो एकदम बिल्कुल ही जिनका कुछ भी कैपेबिलिटी नहीं है, जिसमें कोई टैलेंट नहीं, उन लोग तो पैदा करता रहेगा। और जो लोग समझदार है वो बंद कर देंगे। इसलिए ये कंपल्सरी होना चाहिए, यानी किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो जो ओशो बात इन चीज़ों का कर रहे थे कि भाई हर चीज़ में तो आदमी समझदारी उपयोग किया है कि भाई आप जानवर के लिए क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं या हाइब्रिड वगैरह जो भी चीज़ सब उपयोग होता है। बीज जो होता है किसान चुनता है, अच्छा बीज जो है उसी को और बुरे को फेंक देता है। लेकिन आदमी में ये सब कोई, आदमी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग इसमें कोई इंटेलिजेंस उपयोग नहीं करता है। मतलब ये एकदम एक बना हुआ है कि भाई मेरे ही बच्चा होना चाहिए, मेरे ही क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट का हिंदी क्या होता है, मेरे ही वीर से बच्चा पैदा होना चाहिए। तो ये क्या बात है, मतलब अब ये तो कोई नहीं बोलता है ना कि भाई मेरा बच्चा बीमार है तो हम ही उसका इलाज करेंगे। तो आप अच्छा से अच्छा डॉक्टर खोजते हैं। किसी भी चीज़ में ये तो हठधर्मिता नहीं होता ना कि मेरा बच्चा है तो हम ही पढ़ाएंगे उसको। जो अच्छा टीचर है बेस्ट उसको चुनते हैं। तो क्यों नहीं है, वीर जो है बेस्ट लोग जो हुआ है उसका सीमेंट बैंक हो, आइंस्टीन हो, कोई न्यूटन हो, कोई भी जो है, कोई भी बुद्ध महावीर हो, जिनका भी अब तो वो सब चीज़ रखा जा सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह तो यही आज इनका थोड़ा हम सुन रहे थे, जो ओशो के भाई हैं छोटे शैलेंद्र जी, तो वो अपना बोल रहे थे ओशो बहुत आगे का बात किए हुए हैं। लेकिन अब उसमें होता है कि इन लोग का सबका इम्फेसिस होता है कि ओशो जो है हर चीज़ जो है, क्योंकि वो इनलाइटेड है तो वो सब चीज़ 50 साल 100 साल 1000 साल आगे का देख सकते हैं। बहुत चीज़ उनका इंसाइट है। लेकिन बहुत सारा चीज़ ओशो पढ़ते भी थे ना भाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बोला कि उस समय बात किए, क्लोनिंग का बात किए और क्या क्या चीज़ का बात किए, वो क्या बोले कि मोबाइल के बारे में ओशो बोले कि भाई आने वाले समय में जो है कंप्यूटर आदमी जेब में लेके उस टाइप का घूमेगा, सब कुछ उसके पास डाटा रहेगा। तो बोले कि वो उस समय तो कुछ उसके बारे में कोई पता भी नहीं था। हम पहली बार जो है 2000 में हम जापान में जाके पहली बार मोबाइल देखे, तो ओशो कब के बात कर रहे थे। लेकिन ओशो पढ़ते बहुत ज़्यादा थे ना भाई। साइंटिफिक ये होता है कि जो उस टाइप के राइटर्स होते हैं साइंस में, क्योंकि 100 साल के बाद क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा होने वाला है। वो अभी उनका कल्पना में है कि ऐसा होगा। तो इसलिए ओशो जो भी बात बोल रहे हैं ठीक, बहुत सारा बात जो है वो ये है कि देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि ऐसा जो आज है उससे पता चल रहा है कि किस दिशा में चीज़ जा रहा है। लेकिन अब उसमें कोई कह दे कि भाई सिर्फ ओशो जो है सिर्फ क्योंकि इनलाइटेंड है तो सब बात उस वजह से, इनलाइटेनमेंट भी है, लेकिन जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उस पर भी बेस्ड कर रहे हैं बातों को। उसको बहुत ज़्यादा अगर हर चीज़ को ये किया जाए कि ओशो क्योंकि स्वयं को जानते हैं इसलिए सब कुछ जान रहे हैं, ऐसा तो कुछ बात नहीं। अब हिस्ट्री में जो है वो उनको बहुत सारी चीज़ बहुत गलत बोल देते थे। तो वो बोल दिए कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदुओं ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। बख्तियार जी खिलजी उसको किए हुआ था वो। इसलिए हर बात में ये मान लेना कि जो बोलेंगे वो ऐतिहासिक बात जो है वो जरूरी नहीं है। और इस टाइप का जब आदमी में ये होता है ना, तो कोई अगर मान लो कोई आदमी जो है सच में अध्यात्म के लिए उसमें मैच्योरिटी नहीं है, अब उसको आकर्षित करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा गुरु जो है वो तो सब कुछ जानता है, त्रिकालदर्शी है, वो सब पहले होता था ना, महावीर के बारे में बोलते थे, सुने होगे। ओशो भी इसको बोले हैं कि बहुत लोग बोलता था कि भाई त्रिकालदर्शी है महावीर जो, अंधेरे में जा रहे थे कुत्ते के पूंछ पर पैर रख दिए, तो उस घर में भीख मांगने चले गए जहाँ कोई था ही नहीं।
ये सब बात ही एकदम बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है कि आपका अपेक्षा हो कि कोई आदमी स्वयं को जानता है। ये एक अलग विज्ञान है भाई ना। इसके लिए वो सब जानेगा, वो आइंस्टीन जो जान रहा है वो भी जानेगा। इसी तरह से फिर मदारीगिरी शुरू होता है, जादूगिरी, मतलब हम अध्यात्म को एक मदारीगिरी बना देते हैं। क्या कोई क्वालिटी बदल जाती है क्या? मतलब पैमाना तो पैमाना ही है, कोई चीज सही है नहीं है उसके लिए तो साइंटिफिक, मतलब किसी चीज का प्रमाणिक होना नहीं होना, वो तो कोई बुद्ध पुरुष के पास अलग पैमाना थोड़ी है उस चीज का कि है। क्या नहीं, क्या बोल रहे, नहीं समझ में आया, क्या बोल, कोई चीज क्लियर नहीं सही है। है गलत है साइंटिफिक वे से, उसका तो वैज्ञानिक तरीका ही है। मान लो अगर कोई चीज है उसको नापने का, तो बुद्ध पुरुष उसमें कुछ अलग चीज थोड़ी नाप सकता है। वो भी पैमाना तो उसे भी वही यूज करना पड़ेगा। नहीं, कोई चीज जो होता है आपके पास इंट्यूशन होता है, इंसाइट होता है, आदमी थोड़ा चीजों को समझ सकता है, लेकिन वो एक, मतलब अब भविष्य जो है वो कैसा रूप लेगा 50 साल बाद, एकदम 100% उसका कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन उस दिशा में जा रहा है चीज। वो जो है आदमी, अगर इंडिकेशन है कि भाई उसी दिशा में जा रहा है, उस दिशा में बढ़ रहा है, तो शायद वही होने वाला है। लेकिन हो सकता है नहीं भी हो। अगर अगर आदमी जो है उस बीच में आदमी के अंदर जो भी लोग डिसीजन मेकर्स हैं, उनका हृदय में परिवर्तन हो गया, उनको बदलाहट हो गया। कुछ घटनाओं से जो है उन सबका सोच विचार बदल गया, वो थोड़े समझदार हो गए, तो वो घटना अवॉइड हो सकता है। जैसे अब पूरे यूरोप में जो है मुसलमानों का एंट्री इन लोग कम ये कर रहा है, तो लग रहा था कि सारे देशों में इस्लाम जो है छा जाएगा, इन लोग खत्म हो जाएगा इन लोग को, क्योंकि जंगली जानवरों से आदमी का लड़ना मुश्किल होता है। लेकिन अब जो है उन लोग इसी समय पूरा टफ डिसीजन, सब देश में 2-3 देश में उस तरह के लोग आए, और अब धीरे धीरे वो लोग हर जगह अपने नियम को, कानून को टफ कर रहा है। तो अगर कर पाए ठीक से तो शायद उस बातों को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन ऐसे अब ऐसे कहा जा रहा है कि मतलब 40-50 साल के बाद सब यूरोपियन देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। तो अगर इस समय डिसीजन बहुत टफ ले लेता है तो शायद नहीं भी होगा। अगर सही समय पर डिसीजन ले लिया, इंडिया में एक आदत होता है ना, लोग टालते रहता है, कुछ हो जाएगा, अच्छा अच्छा कुछ नहीं होने वाला। अगर अच्छा करना है तो बहुत समय पर डिसीजन लेना होगा, और समय पर नहीं लेगा तो फिर वही होगा जैसे कि अब बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया जब इसी इसी इस पर हुआ बंटवारा कि भाई ये मुसलमान जो बोला कि हम लोग हिंदुओं, ये हम लोग अलग अलग कौम है, साथ रह ही नहीं सकते, तो फिर साथ क्यों रह गए भाई? सारा हिंदू को यहाँ आना चाहिए था, जो भी थे नॉन मुस्लिम, तो सबको हिंदुस्तान में आना चाहिए था, सारा मुसलमान को वहाँ भेजना चाहिए था। अब उस तरह से अब उठ ही रहा है धीरे धीरे, हर जगह पॉकेट सब बन गया है हर जगह। यहाँ पर इतने सारे जगह है जहाँ पर कोई पुलिस भी नहीं घुस सकता है हिंदुस्तान के अंदर। तो अब धीरे धीरे थोड़ा आवाज उठ भी रहा है कि हम लोग को अब अलग देश चाहिए। तो वो तो होना ही वाला है, जैसे ही वो अगर उनका पावर जैसे ही बढ़ जाएगा। अभी पूरा प्लानिंग था कि भाई मुंबई में पूरा ये कर देना है ड्रोन अटैक, अभी तो थोड़ा अवॉइड कर लिया, लेकिन अभी कहाँ कहाँ और प्लानिंग चल रहा होगा। तो इसलिए इसलिए बहुत जरूरी होता है कि सरकार ऐसा चाहिए कि जो कि बिल्कुल ही सेन हो, जो समझ जाए भाई कि आपको अगर देश को बचाना है, आपको मतलब जो भी शांति रखना है, तो उसके लिए आपको पूरा अलर्ट रहना होगा। आप अगर सोए सोए रहिएगा तो दूसरा नहीं सो रहा है ना, जो बुराई की ताकत जो है वो बहुत परिश्रम करता है इस मामला में। और अब तो हमको लग रहा है कि जो भी हो, मोहम्मद चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो इस्लाम है ये राजसी धर्म है, इसमें जो भी आज इस्लाम के नाम जो भी उसके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। इसलिए बहुत जो बोलता है कि शुक्राचार्य जो थे वही उसके फाउंडर है, तो शुक्राचार्य हो या ना हो, लेकिन वो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। तो असली असली परम गुरु तो उसके वही हैं, शुक्राचार्य। वही तो शाश्वत है ना, वो कहानी किस्सा ही हो, दानव और देवताओं का युद्ध जो होता है, लेकिन चलता ही रहता है। अब अभी लेकिन एक चीज बड़ा अजीब हो रहा है कि पूरे दुनिया भर में हर जगह हिंदुओं का
खोदा जा रहा है तो वहाँ मंदिर मिल रहा है हर जगह। ये नहीं कि सिर्फ अरब वर्ल्ड में, अमेरिका हर जगह जो है जहाँ भी खुदाई हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो है वेस्ट में जो है अपने स्वेच्छा से हिंदू धर्म को अपना रहा है। हिंदू साई धर्म में रंगनाथन, दीपक जे साई या रंगनाथन, दोनों में से शायद कोई एक, साई दीपक ही बोल रहा था सर। हाँ, क्या वो बोला था कि ये बहुत बड़ा मतलब वो है कि हर जगह से मतलब ये इंडिकेशन है। देखो मेन बात है कि एक मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म पुराना है जो लाइफ एफर्मेटिव है, जीवन को जो स्वीकार करता है। अब जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म धार्मिक कैसे शुरू हुआ, इससे वो जीवन दुख है। और ये जो कहानी बनाया गया है कि बुद्ध देखे ये सब सारा चीज, वो तो मतलब वैराग्य वाला बात है ना। वो मतलब जिसको ओशो भी बोले हैं कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें सात चीज शायद बात की हैं, जैसे कि जो भी 5 डायमेंशनल एजुकेशन। तो उसमें आर्ट ऑफ लिविंग भी एक चीज है। आर्ट ऑफ लिविंग शब्द का उपयोग तो श्री रविशंकर से पहले ओशो कर ही चुके थे। ये हो सकता है हिंदू के ग्रंथों में ये हो, आदि ग्रंथों में सब रहता है। तो लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग भी एक ओशो चीज, तो आर्ट ऑफ डाइंग में मेडिटेशन को रखे हैं ओशो। आर्ट ऑफ शुरू में भी मेडिटेशन को रखे हैं, लेकिन वो अल्टीमेट बात होगा आर्ट ऑफ डाइंग में। तो वो जब होता है उसको इन सारे, देखो कहीं न कहीं समझदार लोग एक ही टाइप के निर्णय पर पहुंचते हैं। फ्राइड भी जो है ना, फ्राइड तो कोई ध्यानी आदमी नहीं था, लेकिन फ्राइड जो बोला कि बच्चे में ईड होता है। ईड का मतलब होता है प्लेजर सीकिंग बिहेवियर। वो सिर्फ सुख खोजता रहता है हर चीज में। उसको सिर्फ मतलब इंद्रियों का उत्तेजना चाहिए या सुख चाहिए। सुख का बच्चा जो उसमें ईड होता है। फिर जब आदमी बड़ा होने लगता है तो उसमें ईगो का डेवलपमेंट होता है। और जो लोग संत वगैरह कहते हैं उसको बोला कि उनको सुपर ईगो होता है। तो सुपर ईगो उसके शब्द में ठीक ही बात है कि भाई आप जो है इस सीमित से, जो सीमित शरीर के भीतर जो लिमिटेशन है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। वो दिव्य बनना चाहता है, वो इमॉर्टल बनना चाहता है, वो मतलब मृत्यु के लोग से अमृत में जाना चाहता है। उसमें सुपर ईगो है। अब वो फ्राइड का उतना एग्जैक्ट हमको नहीं है, उतना पता है, मतलब पता नहीं है उतना ठीक से कि भाई वो फ्राइड का कितना कॉन्डेमनेटरी है। लेकिन वो जैसे जीसस जैसा, वो जीसस के लिए तो खैर बिल्कुल सूटेबल है। इवन जो उपनिषद के ऋषि बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि, तो फ्राइड के लिए तो सुपर ईगो हुआ ही बिल्कुल ही। लेकिन जीसस जो बोल रहे हैं कि मतलब आई एम द ओनली बिगॉटेन सन ऑफ गॉड, तो ये तो सुपर ईगो में बिल्कुल ठीक बैठता है वो फ्राइड के हिसाब से। तो उसमें एक और चीज बोला है कि आदमी में जीवन पहले जीवेशना होता है आदमी के शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ता है तो दूसरा चीज एक पैदा हो जाता है, उसको वो बोला थैनाटोस, मृत्यु येष्णा आ जाता है बाद में। तो ये मृत्यु येष्णा जब आदमी अगर ठीक से जिया तो थोड़ा बाद में उसको कहीं ना कहीं मरने की इच्छा हो जाता है। तो जब वो आ जाए तो सही समय बिल्कुल अब सिर्फ ध्यान में डूबना चाहिए। क्योंकि फिर इसलिए युंग वगैरह बोला है कि जो लोग अगर 40, 45, 50 साल की उम्र तक, शायद 45, 50 कोई 42 या कुछ बोला है, उसके बाद जो है युंग वगैरह कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं था, लेकिन वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस वगैरह का बहुत उसका खोज था। तो वो अपना बोला कि अगर जब आदमी 42 साल के आसपास का हो जाता है तो उसको धर्म की तरफ अगर नहीं मुड़ता है तो आदमी फिर पागल होने की यात्रा पर निकल जाता है। क्योंकि अब उसके हिसाब से कोई जरूरी नहीं कि धर्म जो वेस्टर्न धर्म जो देख रहा है उसको कोई वो मान रहा है कि बड़ा परम विज्ञान है। लेकिन उसका कहने का मतलब है कि अगर उसको किसी चीज पर भरोसा होता है, फेथ, जो वेस्टर्न तो फेथ शब्द है ना, विश्वास, तो विश्वास अगर किसी चीज पर है तो वो सेन बना रहता है, नहीं तो इंसेनिटी की तरफ आदमी बढ़ने लगता है। तो अगर उसको समझ होता
और रमन महर्षि से मिलना चाहता था, लेकिन वो अंत में कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर लग गया कि उसका सोच जो है वो उनसे बिल्कुल उल्टा है, उनका सोच। अब ये सब बात हम मतलब होता है कि हम चाहते कि वो भी रहती तो बात एक ही बार में होता तो ठीक रहता, लेकिन अब तो कर लिए बहुत बात, रिकॉर्डिंग भी नहीं की। रिकॉर्ड किया है मैंने। तो किया, लेकिन अब ये था कि पहले से पता होता रिकॉर्ड कर रहे तो थोड़ा सा खैर ठीक है, ऐसे भी बात ठीक है। जब वो मैंने पहले पूछा था तब से चालू कर दिया था। क्योंकि असल में मेन बात यह है कि हम अभी कोई ऐसे मूड में नहीं थे, लेकिन अब हो गए, तुमको फोन कर दिए तो बात से बात हो जाता है ना। हम थोड़ा सा मेरा रहता है कि पहले पहले तुमको, अब ऐसा नहीं है कि हमको बात समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको पॉलिटिक्स वगैरह में चाहते नहीं हो उन चीज़ों पर बात करना है। अभी का जो है ओशो को से जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें एक अजीब टाइप का थोड़ा बीमारी है कि वो सब के सब जो है शुतुरमुर्ग हो गए। उनको लगता है कि भाई कोई इन चीज़ों से नहीं बात करो, बीमारी अगर आ रहा है उसके बारे में आंख मूंद लो तो फिर बीमारी गायब हो जाएगी। तो अब इन बातों को भी समझने में मेरे लिए हमको लग रहा है सबसे बड़ा रोल ओशो का ही। तो ओशो को जो लोग पूरा ठीक से नहीं समझा होता है ना, वो कहीं ना कहीं भौगड़ा होता है। एक तो ओशो हर चीज पर बोलते थे, ओशो को कभी नहीं देखोगे कि जो भी उस समय घटना हो रहा है दुनिया भर में, जिस चीज का भी उनके पास न्यूज पहुंच गया तो ओशो अगर वो उसका जरूरी है तो जरूर बोलते थे उस पर। ओशो बहुत शुरू में ही जो है ना, अगर उसको देखो कि मतलब वो इस बात को कहे कि विद्यार्थियों को राजनीति को पूरा समझना चाहिए, राजनीति में उनको जाना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति का समझ उनके पास पूरा होना चाहिए। तो ओशो कोई वैसे आदमी नहीं थे जैसे उनके चेला लोग हैं कि मतलब बिल्कुल एकदम, हाँ ठीक है वो बात हो सकता है कि ओशो को मालूम था कि मेरा इस धरती पर समय थोड़ा ही ज़्यादा लंबा इनका लाइफ भी नहीं है, और जब तक हम हैं तब तक मेरे शिष्यों को सिर्फ उस दिशा में पूरा खोज करना चाहिए। और अगर वो सब चीज़ में उस समय जो राजनीति चल रहा था बिल्कुल ही कोई सहयोगी नहीं था उसमें, कि जो बात ओशो करते उसको अप्लाई होता बहुत ज़्यादा। और ये कहना मुश्किल है कि मान लो मोदी भी अगर उस समय होते हैं तो कोई बहुत ओशो से ट्यूनिंग बैठता या नहीं बैठता, कोई कहना तो मुश्किल है थोड़ा। हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, वो तो पता नहीं कितना ओशो कितने चीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि जो देश के जो सफाई चीज जो भी हो रहा है उन चीजों को हमको लग रहा है सपोर्ट करते हैं ओशो। हिंदू धर्म के प्रमोशन को कितना करते नहीं करते वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसा ओशो का नहीं था कि ओशो जो बात आज बोल रहे हैं वो कल भी बोलते रहेंगे उनको। और वो जो बोले कि भाई हम वो तो तब बोले थे ना, इस पर ओशो ऐसा बोले कि कोई एक आदमी जो एक इनलाइटेड आदमी कोई ठहरा हुआ और डबरा नहीं होता है, उसको भी रोज चीजों को देख के उसको समझ में आता है कि भाई ठीक है, उसको लगा कि कल हम वो ऐसा ठीक लग रहा था, आज वो ठीक लग रहा है। समय के अनुसार वो ओशो को कल बोल दिए कोई बात तो वो आज भी बोलेंगे, जरूरी थोड़े है। फिर ओशो जो है इतना ज्यादा बोले हुए हैं शुरू में देखोगे, पूरा जो है दे के सब गए हैं कि भाई जिनको जिस दिशा में काम करना है उनको आधार पूरा मिल जाता है। वो अगर अगर वो अपने देश से प्रेम करते हैं तो वो पूरा उसके लिए खाद वो दे के गए हैं, खाद पानी बीज जो सब दे के गए हैं, आपको अगर करना है तो करिए। और वो भारत के चलते प्रश्न देख कबीरा रोया, समाजवाद से सावधान, अस्वीकृति में उठा हाथ, ये सब जो इतना चीज ओशो बोले हुए हैं। पहले एक स्वर्ण पाखी था जगत का, आज जगत का भिखारी, इस टाइप का कितना ओशो का लेक्चर है, पूरा पूरा सीरीज है। सारी यूनिवर्सिटीज में जा जाके ओशो बोलते थे उस समय, कई जगह हम देखे हैं सुनते हुए कि पूरा एकदम जैसे चारों ओर एकदम दंगाई टाइप चल रहा हो, एकदम ओशो बोल रहे हैं उसमें, पूरा दरवाजा पीटा जा रहा है, वहाँ बोल रहे हैं ओशो, वहाँ पत्थर फेंका जा रहा है। लेकिन तुम भी सुना होगे बहुत, उनके तरफ ध्यान मत दीजिए, इस टाइप के करके ओशो बोलते थे। कितनी बार तो बीच में छोड़ना भी पड़ा है शायद। हाँ कभी कभी पड़ा होगा, लेकिन तो
जो जो उस समय का स्थिति था, परिस्थिति था, उसमें कोई और तो कर नहीं सकता था, वो शो किए उस तरह का, किसी में उतना हिम्मत नहीं है। कोई भी आदमी जो है आजकल के तो गुरु लोग में तो कुछ है ही नहीं, इनके पास इतना फॉलोअर है लेकिन कुछ नहीं, किसी में कोई वो हिम्मत नहीं। तो इसलिए बहुत बात वो शो बोले होंगे, जो बोलना पड़ा होगा शायद, और कोई उपाय नहीं था। क्योंकि आपको अगर संसार में काम करना है, आपको सब अपने तक सीमित रखना है, तो आप अपने ढंग से पूरा चल सकते हैं। लेकिन जब उसका अभिव्यक्त करना है तो आपको देखना पड़ता है, समय, देश, काल, ये सब के अनुसार आपको उसी हिसाब से आप कुछ कर सकते हैं। अगर हर चीज में एकदम हर धर्मी हो जाए आदमी, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो फिर वो बहुत काम नहीं कर पाएगा। एक बार स्वामी जी बोलते थे, जैसे हम, होता है ना भाई, पुना आश्रम में है कि भाई व्हाइट रोब आप पहनते हैं या कोई भी रोब जो है उसमें अंडर पैंट उन लोग उसमें रहता है कि नहीं पहनने की, क्योंकि जो उसका जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, उसको वो रोकता है। अगर एक ही वस्त्र है, कोई और दूसरा नहीं है, तो हम जब पहले तो कभी ऐसा नहीं था, वैसे भी हम अंडर पैंट हमको कभी हम पहनते नहीं थे। हम अपनी जिंदगी में बहुत कम ही पहने, हमको अच्छा नहीं लगता था कभी भी। तो लेकिन रोब में थोड़ा होता है कि रोब तो थोड़ा ऐसा कपड़ा है ना कि इधर उधर कभी वो हट गया तो भाई, तो लेकिन वहां पर था तो हमको समझ में आ गया कि बात समझ में आ गई कि ठीक है, वहां पर अगर टाइट टाइट रहता है तुम या फिर वहां बंधा हुआ है तो अच्छा फील भी नहीं होता है ना। मतलब जब तुम ध्यान में जा रहे हो तो तुमको शरीर भूलना चाहिए बिल्कुल। जब हम वहाँ रह गए एक आध महीना, तो फिर तो हमको पहले का अगर कभी पहनते भी हो गए अंडर पैंट है, फिर बर्दाश्त ही नहीं हो सकता कि वो कुछ कपड़ा हो ऐसा जो वहाँ पर मतलब तुमको हमेशा फील हो रहा है कि कमर के पास पकड़े हुए है कुछ। वो मेरे लिए अब नेचुरली नहीं है, हम कभी जिंदगी में फिर पहने ही नहीं। तो स्वामी जी के कैंप में जाते थे तो होता है कभी कभी, मान लो कि होता है कि पैर, हमारा आदत था बहुत लंबे लंबे पैर पालती मार के जो है लोटस पोस्चर जो होता है, सुखासन में हम बैठ के ध्यान बहुत घंटे घंटे करते थे। तो कभी अगर थक हो गया या ऐसे मन हुआ तो इस टाइप से बैठ गए, जैसे तो बैठ गए तो कुछ लोग देख गया होगा। तो एक बार कोई प्रश्न अपना कोई कर दिया ऐसे कि भाई वो बैठे रहते हैं मित्र, उनका सब दिखते रहते तो स्वामी जी बोले कि वो मित्र तो बिल्कुल मेरे सामने ही बैठते हैं, हम तो कभी नहीं देखे हैं। तो तुम यहाँ ध्यान करने आए हो, मतलब एग्जैक्टली कोट नहीं करना कि यही शब्द बोले होंगे, मतलब तुम के यहाँ ध्यान करने आओगे, तुम वही देखने आए तुमको क्या लेना देना भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा है। फिर बाद में थोड़ा वो जैसे बैलेंस करने के लिए होता है ना, स्वामी जी फिर ये भी बोले कि भाई मतलब अगर महावीर नंगे हो गए तो उससे जो होता है उससे प्रभाव पड़ता है, वैसे धर्मों का प्रभाव पड़ता है। मतलब वो धर्म ज्यादा चलता है कि वो धर्म ज्यादा चलता है जो कपड़ा पहनने वाला होता है। तो समाज में रहना है तो कुछ थोड़ा नियम तो फॉलो करना पड़ता है, नहीं फॉलो करेगा आदमी तो समाज उस कुछ चीज को स्वीकार नहीं करेगा। तो ओशो के पास वो समझ बहुत अच्छा था कि भाई ये अगर हमको आप करना चाह रहे थे ना भाई, चीज को बदलना चाह रहे थे। स्वामी जी एक बार हमको बोले भाई वो ओशो चाहते थे बदलना, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं कि हम बदले चीजों को, वो दुनिया को बदलना चाहते थे। अब वो उनके अंदर वो था, बीज में डाला हुआ, तो उनके अंदर वो प्रेरणा था कि हमको दुनिया को बदलना है, अपना एक नया मॉडल देना है या फिर एक अल्टरनेट वर्ल्ड, अल्टरनेटिव सोसाइटी क्रिएट करना है। उनमें क्षमता भी था। तो वो अपना किए, अपना वो अपने, जैसे तुलसीदास के लिए बोलते हैं ना, वो सो इसको बहुत कोट भी करते हैं, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास से पूछा भाई क्यों लिख रहे हो रामचरितमानस, तो बोले कि अपने अंतःकरण के लिए, अपने आत्मा के सुख के लिए। ये सही जवाब, अंदर उसको अच्छा फील, उनको अच्छा फील, उसको उनको सुख मिल रहा है अंदर से, दूसरे के सुख के लिए नहीं लिख रहे हो। वो लिखने में उनको मजा आ रहा है, उनको आनंद आ रहा है। तो जब इस तरह से कोई आदमी काम करता है ना तो फिर उस काम का मजा है। अब तुम कर रहे हो भाई, एक करना है ना, मतलब मजबूरी है कि भाई हमको पूरी दुनिया को बदलना है, तो हमको तो मेरा ड्यूटी है और इसके लिए हम पूरा एकदम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर मजा नहीं है। इसी ओशो से कई बार प्रश्न पूछा जाता था कि भाई आप
ये जो है आपके लिए बड़ा कठिन होगा, बहुत आप मतलब लोगों को बदलना। बोले ये कोई कठिन नहीं मेरे लिए, कि जो मेरे भीतर हम उसको शेयर कर रहे हैं। जब आपके पास कुछ होता है, बादल जब पूरा भर जाता है तो बरसता है। तो अगर अगर मान लो ओशो नहीं होते मेरे गुरु, या तो हम बहुत सीरियस आदमी होते। दुनिया को बदलना है, जैसे पुराने जमाने में जैसे ज्यादातर लोग होते थे, गुरु का रोल प्ले करते थे, तो अब उसको खुद भी एकदम बड़े सीरियस होते थे कि बदलना ही है ना। तो अब तो बहुत कठोर उसका अनुशासन में जी रहे हैं, तो फोर्स भी किया जा रहा है। तो ज्यादातर धार्मिक लोग वैसे ही होते हैं। जो धार्मिक कोई हो जाता है, बड़ा उसका डिसिप्लिन में जीना उसके अंदर होता है कि एकदम डिसिप्लिन, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं मालूम है डिसिप्लिन में नहीं जिएंगे तो मेरे ही भीतर कितना दाना बैठा हुआ है। तो ये बात सब जो है, मतलब कितना भी हम कुछ भी बोल दे ओशो के बारे में, लेकिन इतना बात समझ में आता है कि अगर ओशो अगर नहीं होते मेरे गुरु, तो वही सीरियस टाइप आदमी होता है, आदमी जैसे होता है सब धार्मिक लोग, एकदम बुझे बुझाए मुरझाए, और उसको लगता है कि हम कुछ बहुत बड़े आदमी हैं। इसको कहते हैं होलियर देन दाओ, कि हम जो हैं एकदम आकाश में बैठे हुए हैं एकदम इंद्रासन पर, और दूसरे लोग तो एकदम कीड़ा मकोड़ा है। उस टाइप का धार्मिक आदमी में बड़ा होता है पूरा उसको। जब जैसे ही तुम धर्म में इंटरेस्ट लोगे, तुमको लगने लगता है सब तो एकदम बिल्कुल तुच्छ है, तुम कुछ खास मतलब स्पेशल आदमी। ये बात धीरे धीरे समझ में आया। मेरे लिए समझना कोई इतना आसान नहीं था काफी, क्योंकि धार्मिक लोगों को मजा बहुत ज्यादा होता है ना कि हम कुछ खास कर रहे हैं, और सब लोग तो कोई साला पैसा के पीछे भाग रहा है, छोकरी के पीछे भाग रहा है, हम देखो हम परमात्मा के पीछे भाग रहे हैं। सुपर ईगो। तो हाँ, तो सुपर ईगो, हाँ वही सुपर ईगो इसलिए ठीक पकड़ा था ज्यादातर। और ओशो इसको बहुत बोले हैं कि भाई सामान्य आदमी को तो दो को तुम मिला दो, मिल जाएगा कोई दो आदमी जो है, लेकिन धार्मिक लोग जो है ना, उसका जो ईगो होता है वो गजब का होता है। वो जो है कि कोई उसको लगे कौन से ऊंचे आसन पर बैठेगा। अब कोई बोल रहा है कि भाई वो जो है वो तो पहले ही आशीर्वाद ही दे देते हैं, आशीर्वाद मांगो या ना मांगो वो देने के लिए हाथ को, मतलब इसलिए हम तो जाएंगे नहीं। उनका सिंहासन ऊपर रहेगा तो हम कैसे नीचे बैठ जाएंगे। अब वही बात हम देख रहे हैं कि आचार्य प्रशांत भी जो है ना, वो आदमी भले जो भी बोलता हो, लेकिन उसके अंदर वो भयंकर ईगो आ गया है कि हम, अब उसको किसी तरह से खड़ा किया गया है, उसको बनाया गया है कि भाई तुम उसको, अब क्या इंटेंशन है, तो इंटेंशन तो बहुत कुछ क्लियर लगता है कि किस इंटेंशन के लिए उसको बनाया गया है, लेकिन और उसको देखो जब वो पब्लिकली अभी बोलते रहता है ना, तो एकदम बिल्कुल सहज नहीं रहता। सो जैसे होता है मैं पूरे दुनिया में आग लगा दूंगी, इस टाइप का जो एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। पुराने जमाने में नसीरुद्दीन शाह का कुछ कुछ वैसा फिल्म होता था, सबके जला के भस्म कर दूंगा, उस टाइप का लगता है उसका पूरा। यात्रा थोड़ा काफी खतरनाक भी है। आदमी अगर थोड़ा मतलब एकदम सीखने के लिए हमेशा तैयार नहीं हो तो कहीं से भी गिर सकता है। ये बात हमको बहुत अंदर समझ में आ गया कि ओशो इस बात को बोले कि जैसे कि होता है उनके प्रवचन में होता था कि जो आदमी सब छोड़ देता है ना, धन के पीछे भागना छोड़ दिया, पद के पीछे भागना छोड़ दिया, तो उसका जो है उसका सारा ईगो इसी में होता है कि भाई हम जो है महात्मा बन जाए और हम सब उसके आधार पर लोग हम हमारे सामने झुके। तो ये बात हम ओशो को सुन सुन के हमको अंदर घुस गया कि भाई ये ओशो बोल रहे हैं कि जब तक तुम मिटते नहीं हो बिल्कुल, जब तक तुम्हारे भीतर कुछ भी चाहत है कि लोग हमको पैर छुए या हमको कोई कुर्सी पे ऊंचे कुर्सी पे बैठाए, तो खेल वही चल रहा है, कहाँ कुछ बदलाव हुआ। इधर से घूम के बात वही हो गया। तो फिर हमको लगा कि भाई क्योंकि एक कहीं ना कहीं मेरा खोज बिल्कुल जेन्युइन था ये कि हमको अब खुद को बदलना है। तो सत्य चाहे जैसा भी हो, हमको सत्य चाहिए, चाहे जैसा भी हो, भले वो भयानक भी हो, लेकिन सत्य को ही जानना है। तो वो जिद एक ठीक था एक तरफ से, अपने लिए ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए बहुत ज्यादा, मतलब किसी को नहीं जाना है तो क्यों जबरदस्ती उसको ले जाना है। जैसे कैरन भी अपना
बोल रही थी कि उसको लगता है कि वो स्पेशल है। इन ए वे कह सकती है स्पेशल है, क्योंकि अ, जहाँ उसके पूरे आसपास में कोई भी आदमी नहीं खोज रहा है, हम्म, तो उसमें वो खोजने लगी, और वो जो है अब जो वो की है इतने दिनों में, वो भी बहुत रेयर बात। और मेरे जैसे आदमी के को गुरु मानना, उसमें भी उसको लगता है, वो तो बोलती है कि हम दुनिया में सबसे अच्छे गुरु हैं, हम तो कुछ नहीं ऐसा कुछ, कोई मेरे अंदर उसका कुछ क्या बोलता हूँ उसको, कोई उससे कोई बुलबुला उठता नहीं। लेकिन उसको लगता है तो कहीं ना कहीं, और वो एक ऐसे आदमी को गुरु मान रही है जो किसको कोई नहीं जानता है। हम हजारों बार बोले भाई तुम किसी उसके पास जाओ जो नामी आदमी, तो कुछ क्वालिटी तो है ही है इसमें, तो कोई ये नहीं है। लेकिन अब होता है कि जब तुम किसी को चाहते हो कि उसका पूरा हो जाए, कोई भी अगर सही में कोई गुरु होगा, मतलब हम कोई अपने को गुरु नहीं मान रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कोई भी होगा, सही गुरु होगा, तो वो चाहेगा कि हमसे भी आगे बढ़े किसी भी तरह से। तो इसलिए कभी कभी होता है कि भाई, और संभावना आदमी में बहुत ज्यादा है। अगर आदमी अपने संभावनाओं के लिए रेडी हो और सही समय पर है, वो एक उम्र के बाद फिर आदमी बहुत कुछ उससे चेंज होना भी मुश्किल है। इसलिए तो ओशो जैसे किसी को खाली ये तो नहीं बोल रहे तुम ध्यान ही करते रहो, उनसे बहुत काम लेते थे ओशो। रामकृष्ण परमहंस जो है वो तो कहते हैं कि वो तो मतलब विवेकानंद को बोल दिए कि भाई अब अभी तुमको पूरा मेरे बातों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, क्योंकि मेरे पास अनुभव है लेकिन हमारे पास अभिव्यक्ति नहीं है, हम तो कोई भाषा जानते नहीं है, और खास करके विदेश में तो अंग्रेजी बोलने आता नहीं या कोई भी विदेशी भाषा। तो तुमको उसको पहुंचाना है पूरी दुनिया भर में, और तुम्हारे मरने से 3 दिन पहले वो चाबी तुमको लौटा देंगे। जो समाधि का झलक मिला था, तो उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अभी तुमको मेरा काम करना है। अभी किसी तरह पर कोई कुछ में कुछ भी सोच सकता है कि भाई ये बड़े स्वार्थी थे, उसके पीछे उसका रीजन था कि भाई जो उनको मिला है वो और तक भी पहुंचे। कुछ कहना है? नहीं। बहुत बोर हो गए? नहीं, बोर नहीं। तो तो क्या हुआ? ओ, क्यों? कुछ नहीं हुआ। सुन रहे थे इस चीजें, कुछ समझ भी आ रही हैं, कुछ समझ क्या आ तो रही है? थोड़ी आ रही हैं, ज्यादा नहीं। क्या आ रही अनुभव है? सुन ही रहे थे, कुछ चीजें समझ भी आ रही हैं, कुछ हम्म, कुछ अनुभव में आएंगी तो समझ आएंगी। हम्म। क्या तुमको लगता है कि कोई, मतलब कोई भी आदमी, हम्म। कि जैसे लगता है कि तुमको ओशो को भी तुम सुनते हो, या ओशो का एक जो बना हुआ है कि ओशो इतने बड़े गुरु हैं इसलिए सुनते हो? हम्म, ओशो के लिए ऐसा है शुरू से ही कि जब उनको पहली बार सुना था तब तो जानते नहीं थे कितने बड़े गुरु हैं नहीं है। हम्म। पहली बार जब तो पढ़ा उनको, हम्म, तो पढ़ के मतलब जब पढ़े लिए उनसे किताब, हम्म। टीचर थे मेरे, तो उन्होंने क्या बोला थे? ले, टीचर थे इंग्लिश टीचर, हम्म, हम्म, उनके टेबल पे रखी थी, उनके पास अच्छा आना जाना था, क्या था? अच्छा आना जाना था उनके, उनसे ट्यूनिंग थी। हम्म, तो मैगजीन रखी थी, ओशो वर्ल्ड ही थी शायद, तो मैंने बोला पढ़ लूं सर ये। तो एक पेज जैसे पढ़ा हाँ। तो लगा कि बहुत
कुछ जबरदस्त कोई चीज मिल गई जिसे शायद मैं ढूंढ रहा था अननोइंगली। मतलब उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि ढूंढ रहा था, ऐसा कुछ था नहीं। मतलब अभी सोचता हूँ तो लग रहा है क्लियरिटी से शायद कि ऐसा कुछ था नहीं, बट जो एक ऐसे बेचैनी रहती थी, लगा कि उस बेचैनी का मतलब बहुत कुछ अनएक्सप्लेनेबल लगा कि कुछ हाँ मिल गया। और यही वो चीज है जो शायद अ, उस समय तो नहीं लगा था कि हर कोई ढूंढ रहा है, पर मुझे लगा कि हाँ ये जो चीज है जो मुझे चाहिए, अभी तो चाहिए। तो वो एक पेज ही पढ़ा मैंने, सर से पूछा सर ये मैं ले जाऊं मैगजीन? बोले हाँ हाँ। मैं ले गया, वो शायद पूरी पढ़ दी मैंने उस दिन या अगले दिन तक ही। पढ़ता रहा जितना टाइम रहा, सबको बताता फिर रहा हूँ कि मुझे क्या मिल गया क्या मिल गया। और मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगा तो मेरे दोस्त जो शायद मेरे जैसे ही हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो फिर अगले दिन उनको लाके मेमोरी कार्ड दे दिया, और सुना जब उनको तब तो और ही ज्यादा अच्छा लगा। उससे भी मतलब ऐसा लगा कि सामने ही है, प्रत्यक्ष हो रहा है। तो आज भी ऐसा ही लगता है, जो फील उस टाइम था उसको को सुनने के लिए। कभी कभी नहीं भी रहा है, जब बहुत तामसिक या ऐसा रहा हूँ निराश, पर फिर भी एक ही भी तो हो सकता है ना कि जब तुम सुन रहे थे शुरू में तो तुम ज्यादा धारणाओं से बंधे हुए नहीं थे, एक इनोसेंट आदमी थे, सुने और कोई अपेक्षा ऐसा नहीं था, तुम अपना जो है मतलब धारणाओं के बादल में नहीं थे, सुन लिए जी। और जो है अब जो है धीरे धीरे तुम ज्ञानी हो गए हो। लगता है कि सब बात तो हम भी जानते हैं, तो कौन सा कुछ नया बात हो रहा है यार। है ये बात भी है, बीच में हो गई थी ऐसी चीजें कि हाँ हो गए हैं, कुछ जान गए हैं, मतलब ईगो कहें या जो भी है, वो फिर से अब वैसा नहीं है। मतलब अब किसी धारणा के साथ नहीं सुनते हैं कि जानते हैं, अब तो फिर से वैसा ही लगने लगता है। कभी 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 अभी भी लग जाता है। समझ में आ रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है हाँ हाँ कि अगर कोई चीज, अगर तुम सच में कुछ मतलब निर्दोषता हो गया तुम्हारे भीतर, हाँ हाँ कुछ क्लीन क्लीन हो गए हो तुम, हाँ हाँ तो अगर हम बात कर रहे हैं कोई चीज को, जी मतलब हम लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा हम ही बोल रहे हैं लेकिन इंटरेक्शन तो हो ही रहा है ना जी। तो अब जब इस क्षण में जो भी कर रहे हैं उसके अलावा किसी कुछ और क्यों है मेरे खोपड़ी में कि भाई हम ये कर लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता, आंख बंद करके भी ध्यान में बैठ गए हो तो ज्यादा अच्छा होता है। अब ये भी तो एक लोभ है ना। अब हम जो बात बोल रहे हैं, मेरे भीतर तो बोलने के पीछे अगर कहीं कोई उस टाइप जो आकांक्षा था वो था कि तुम्हारे भीतर भी वो सब बात होगा। एक धार्मिक आदमी जो बनना चाहता है उसमें क्या क्या वीकनेस होता है, उसके अंदर क्या उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, वो उसको तो लग रहा है कि हम बड़े यात्रा पर लगे हुए हैं, मतलब अलग कुछ होने, दूसरे से अलग बनने के। लेकिन जो मन जो है वही पुराना मन तो सब उसमें कैरी कर रहे हैं। मतलब घूम फिर के वो सब चीज आ जाता है लौट के उधर से कहीं ना कहीं से। अब ये मान के कोई बैठा हुआ है कि कोई आध्यात्मिक आदमी होगा, वो उसको कोई उससे तुम्हारा बड़ा सब बातें जो है अंदर में डाला हुआ है कि वो तुम गए और तुम्हारे सारे विचारों को पढ़ लेगा या फिर कुछ छू देगा और तुमको करंट लग जाएगा। अब ये कुछ हो सकता है, कुछ लोगों में होता होगा, ठीक है, कोई आदमी हो सकता है उसके छूने से कुछ होता होगा। लेकिन हमको लग रहा है कि बहुत सारा जो होता है ना, लोग इतना डिजायर से भरा होता है कि हमको छुएगा कुछ हो जाएगा, वो पहले से तो फिर होता है। साइकिक एक तरह से कहने का मतलब। हाँ, मतलब तुम्हारा जो है पहले तो तुम जो है जैसे कहते हैं कि ओशो इसको बोले हैं कि भाई जो कृष्ण का भक्त होता है उसको जब दर्शन होता है तो कृष्ण का ही होता है, जीसस का कभी नहीं होता। जीसस के भक्त को जीसस का ही होता है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर जो चाहत है, जो इच्छा है, जो कि एकदम एकदम घनीभूत हो गया है, तो वो एक उसका फॉर्म भी ले लेता है एक समय, अगर बहुत ज्यादा हो जाए दिन रात तो वही चला है। तो इसलिए जो भी आध्यात्मिक जो खोजी होता है उसको अगर कुछ अनुभव होने लगता है गुरु के छूने से, कुछ या फिर कोई भी किसी को भी हो रहा है जो ठीक है, वो कोई ऐसा भी खोज भी नहीं है कोई, या कोई छू दिया,
अब कोई अगर स्त्री है, महिला है या पुरुष है, तो कोई पुरुष अगर बहुत उसका एनर्जी पावरफुल है थोड़ा, महिला हो या पुरुष हो, तो उसका ज्यादातर धर्म के खोज करने वाले लोग, और हिंदुस्तान में तो खास करके सेक्स का इतना दमन है, तो और फिर सेक्स के लिए आकांक्षा खास करके धार्मिक लोगों को कि सेक्स वीर को जो है अगर ये कर दिए तो लोग उसको ज्यादा दबाया रहता है। वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो धर्म के, जो अध्यात्म और धर्म और ध्यान में जो अनुभव होता है, वो जो सेक्सुअल एनर्जी को आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से ये बहुत सारा अनुभव होता है। उसी को साइकिक एक्सपीरियंसेस बोलो, उसको जो भी आपको अनुभव हो रहा है, कुंडली का हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो वो ठीक है अपना जो भी, अगर वो एक समय, क्या बोल रहे हो, एक खास पीरियड में कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग तो उन्हीं सारे अनुभवों में जो है बिल्कुल उसको लगता है यही अल्टीमेट बात, उसी में जो है, और वही सब खोज खाज पूरा जिंदगी भर चलता रहता है। और धर्म के नाम पर सब जो है वो एक बस इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर काम वासना कितना कम हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्रोध कितना कम हो रहा है, तुम्हारा होश कितना बढ़ रहा है। अब इन चीजों का कोई ये होता है क्या कि भाई अगर कोई आदमी में चेंज हो गया है तो उसका कोई कोई उसका कोई, जो आदमी उन चीजों कुछ बदलने का कोई बहुत प्रयास नहीं किया है और उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है, तो कोई देख के समझ जाएगा कि इसमें बदलाव हो गया है। लेकिन अध्यात्म और धर्म जो है, मेन तो खोज इन चीजों का है ना भाई, कि तुम अपने जो इकट्ठा कर लिए हो कचरा सब, उनसे मुक्त हो। अब ओशो मान लो बहुत अच्छा बोलते भी है, उनके बातों में ये है, तो ओशो इतना पढ़े भी थे। ओशो के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत वो बोलने का वैसे भी बहुत अच्छे डिबेटेड थे, वो शुरू से ही हमेशा जीतते थे वो। तो कोई जरूरी तो नहीं है ना भाई कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो कोई जरूरी है कि कोई आदमी बहुत अच्छा बोल रहा है तो इसका मतलब वो आदमी मतलब उसके अंदर चेंज भी, वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्म भी हो गया, ये कोई जरूरी थोड़े है। अब जैसे कि मान लो क्या नाम है उसका, बिंद्रा या महेश्वरी वगैरह, जो क्या नाम है उसका, बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, दूसरा विवेक बिंद्रा। और जो भी है उसको जो लोग उससे मोटिवेटेड होता है या जो लोग उसके फैन है, अब वो जैसा भी हो, भीड़ इकट्ठा किया हुआ है जैसे भी, लेकिन वो एटलीस्ट जो है यूट्यूब में तो करोड़ों सब्सक्राइबर बनाए हुए हैं ना उन लोग। तो आखिर इसका मतलब ये है कि लोग पसंद करते हैं। तो कौन सा इससे सबूत मिल जाता है कि भाई कोई भी आदमी जिसके पीछे लोग पूरा दुनिया दीवाना है वो बड़ा आध्यात्मिक हो गया? जैसे लोग हैं वैसे लोग वहाँ सफल होते हैं। जैसे अगर मान लो कि लोभी लोग होंगे तो उनका लोभ उनके उन आकांक्षाओं को जो पूर्ण करेगा वो आध्यात्मिक माना जाएगा। हो सकता है कि आज जिन लोगों को हम आध्यात्मिक मान रहे हैं, अगर लोग ज्यादा स्वस्थ हो जाएं वैसे लोगों को सिर्फ महत्वाकांक्षी माना जाएगा। और ओशो तो 1000 तरह का बात करते थे, फिर धीरे धीरे उन सब बातों को छोड़ भी दिए करना। लगा होगा कि भाई लोग अब थोड़ा समझ सकते हैं और मैच्योर बात। कितने बार तो ओशो खुद ही बोले कि भाई हम बोल रहे हैं वहाँ लोग ऊँग रहे हैं सब एकदम, मतलब एकदम, तो हम कुछ कहानी कर लिए अपना। तो इसलिए जो भी तुमको लग रहा है कि भाई तुम बड़े ओशो को सुन रहे हो, ठीक है, ओशो बोलने का उनके पास एक कला था, लेकिन वो कोई, हम भी ओशो को बहुत सुने, तुमसे बहुत ज्यादा ही सुने होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ओशो किस दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं, मेरा इंफोसिस वो था। अब जैसे तुम बोले कि ठीक है, वो अभी जैसे तुम अपने तरफ से जो रेस्पॉन्स दिए उससे लगा कि तुम बड़े समय का बड़ा कोई सदुपयोग करने वाले थे, तुम्हारा समय बर्बाद हो गया। तुमसे ज्यादा चीज हमको करने को, क्योंकि तुमको तो सिर्फ अभी 2-3 चीज करोगे, ध्यान कर सकते हो या फिर ऑफिस का काम करोगे, हमको तो करने को हजारों चीज है। अभी की बात कर रहे हैं, अभी जो तुम जैसे जवाब दिए उससे तो यही लगा ना। अब हम धीरे धीरे, मेरा भी इंटरेस्ट धीरे धीरे इन चीजों में खत्म होते जा रहा है। हमको लग रहा है कि क्या है भाई, अगर सब आदमी खुद ही यात्रा कर सकता है तो हमको कोई ऐसा थोड़े है भाई कि इतने भी हम, कोई ये नहीं है कि भाई मान लो वही हमको कुछ सामान वामान बेचती है, कुछ खर्चा करती है। हम पूरा, मेरा हमेशा से ये रहा है कि हम हमेशा चीजों को
आसानी से कोई, हम एक तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले आदमी हम नहीं। स्वामी जी एक बार बोले भी थे, जब हम बोले कि वो जो है, जब हमारा फर्स्ट सेकंड कैंप हो रहा था और कैंप खत्म हो गया, तो हम वो जो कैंप करवाने वाले थे उनको 1-1.5 घंटा तक पूरा प्रवचन दे दिए, क्योंकि वो अपना बोले तो ओशो का नाम मत लिया कीजिए। तो सार्वजनिक रूप से पूरे वहाँ पे इतने लोग थे, उस बीच में हम बोले उनको, जिंदगी में कभी कोई उसका 100वां हिस्सा भी नहीं बोला होगा। तो उससे पहले हम स्वामी जी से बात किए थे कि वो हमको जो है कुछ बात जो है ये नहीं जच रहा है, तो वो बोले कि तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तुम्हारा वो नेचर नहीं है। तो ऐसे जैसे मान लो कि वो हम पर अभी बहुत खर्चा करती है, लेकिन वो खर्चा कोई ऐसा नहीं है कि वो खर्चा जो भी कर रही है उसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है इतने सालों में, वो जो उसको पहले देखा होगा उसको समझ में आएगा। तो वो हमको कभी भी नहीं लग रहा है कि वो जो भी खर्चा है वो हम जो उसको दिए हैं उसकी तुलना में वो ज्यादा है। क्योंकि अभी अगर दुनिया भर में कहीं भी कोई भी कैंप वूम करने जाए तो या कुछ भी करे ऐसा, उसमें तो 2 महीने के अंदर में उससे ज्यादा लोग ले लेता है। वो तो ले ही लिया उसने, ज्योतिषी के पास गई हाँ, तो उसको ले लिया, कोई भी ले लेगा। मान लो स्वामी जी के इसमें जाएगा, तो अगर वो उतना रहना चाहती है, उसको तो 6-7 साल से हम कर रहे हैं ना गाइडेंस। हाँ, और ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि स्वामी जी के पास हम ले गए, वो बोले कि उनसे ज्यादा तो तुम्हारा ठीक लग रहा है, तुम मुझसे साथ रहना। इस बार भी जो थी एक महिला जो थी, जो बहुत पैसा दी गई थी, वो अपना बोल रही थी कि तो तुमसे घबराता है। हम उन बातों को लिए नहीं, घबराता है नहीं घबराता है जो भी हो, लेकिन इस बार मतलब जो लास्ट बार हम कैंप में गए थे, अच्छा अच्छा, उसके बाद तो हम कभी गए ही नहीं। तो मतलब वहाँ पर कुछ थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का उस टाइप का हुआ था, तो थोड़ा लोग सब वहाँ पर सब थोड़ा दूरी बनाने लगा। तो कुछ वो एक दिन बोली अपना, वो तो बहुत सुपर रिच महिला थी। वो वहाँ उस कैंप में 3 लोग जो वहाँ गया था, वो तीनों सिलिकॉन वैली से थी। मतलब सिलिकॉन वैली दुनिया में उससे ज्यादा, जैसे बेंगलोर कहते हैं आईटी कैपिटल, सिलिकॉन वैली पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 आईटी है वो जगह। तो अमेरिका में है जी। उससे 3 महिला आई थी, तो 2 तो पहले ही दिन निकल गई अपना, हमको लग रहा है पहले दूसरे दिन जो है उन लोग से भी मेरा जान पहचान थोड़ा हुआ था, तो हम थोड़ा कोशिश किए कि इन लोग रह जाए। मतलब क्योंकि बातचीत हमसे की थी, तो हम बोले कि भाई इतना जल्दी निर्णय नहीं करो। लेकिन वो दोनों नहीं रुकी, थर्ड वाले तो खैर रुक गई। वो बहुत पैसा भी मतलब कितने दिनों के लिए दी हुई थी। तो हर आदमी का अपना अपेक्षा होता है, वो अपना पैसा इतना दी थी, तो वो बोले कि वो तो मेरे आंख में भी नहीं देखते हैं। मतलब एक होता है कि जैसे सब लोगों को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही उसको भी कर रहे थे। तो उसको जो भी होगा, अपना जो भी इच्छा होगा वो तो वो जाने। तो वो अपना बोले कि यहाँ पर जो है लोग, मतलब तुमसे लोगों को डर है कि ये भी कुछ लोगों को अपने तरफ ले जा सकता है। तो मेरा तो कोई ऐसा चाहत ही नहीं था वहां पर कि हम किसी को, मतलब हाँ कई जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग मेरे से ये कर जाते हैं, हमसे चाहते हैं कि क्लोज हो के अपना। तो मेरे साथ कई जगह हुआ है कैंप्स में, ऐसा थोड़ा बहुत हुआ है। कोई अगर हमारे से बातचीत करेगा तो उसको थोड़े हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा। ऐसे तो हम कैंप में बात ही बहुत कम करते थे पहले, लेकिन जब अब ठीक है कोई अगर लगाई हुआ है पीछे, तो और वो लग रहा है कि ठीक है ये आदमी ध्यानी टाइप लोग है, तो इस कैंप में भी जो भी हुआ था, तो जहाँ जो भी लोग हमसे ज्यादा क्लोज हो रहा था उसको तो मनीष ही पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। हम तो अकेले बैठे हो, तो हमसे थोड़ा कोशिश भी करते हैं अकेले ही रहे। कई महिलाओं भी हमसे इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन हम एक तो वो भी थी नहीं, दो सिलिकॉन वैली वाली 2 रुक गई थी। वो तो पूरा ही मेरे प्रेम में पड़ गई थी, स्वामी जी से प्रश्न भी पूछ गई थी। तो उससे अगर हम कोई इंटरेस्ट लेते तो, लेकिन हमको जिससे प्रेम नहीं है, अब हम क्यों उसके, इसलिए क्योंकि बहुत रिच महिला है तो हम उसके पीछे पड़ जाए। पूना आश्रम में भी कई बार होता था, कई लोग बोलता था कि ये बहुत अमीर है, मिलियनेयर है, कुछ है, इसके पीछे लग जाओ। हम क्यों लग जाए भाई, तुमको लगना लग जाओ। हमको हो सकता है कोई पसंद आ जाए जो कि कुछ भी नहीं हो। हमको जो बहुत सारे पसंद पहले जो लोग आई है, उसमें लासा का मार्केट यहाँ लगता था, जिसमें कि
तिब्बतन जो लोग हैं अपना स्वेटर बेचने आती थी। हम्म। जितना इनोसेंट हमको, जितना उन लोग ठीक लगती थी, लगता लगा मतलब हमको लगता था उस समय की, जबकि हम उस समय कुछ ज्यादा बहुत ध्यानवान तो नहीं जानते होंगे, शुरू में जब आती थी, वो इनोसेंस था उन लोग में। तो उन लोग का जो भी होगा उसमें कोई बिजनेस सौदेबाजी नहीं होता है। उस दिन जो है वो जो वाला बात मोदी वाला जो बात हम लास्ट में बोल दिए, तो पहले कभी के उस कहानी सुनाते थे तो उसको बहुत अच्छा लगता था, हम पूछ दिए कि भाई तुमको कैसा लगा। तो बोली वो बात की ये सब कहानी तो हम बहुत बार पहले भी सुन चुके हैं। अब ऐसा कोई थोड़े होगा ना भाई, हमको कुछ बोलना होगा जो हमको अंदर से ठीक लगेगा वही बोलेंगे हम, किसी के इस पर तो नहीं बोलेंगे ना कि तुमको क्या सुनना है बस वही हम बात बोले। जी ये तो है ही। तो हमको लगा कि भाई उससे भी बहुत कुछ आदमी सीख सकता है। तुम अभी का देख रहे हो, हम 10-50 स्टेप आगे का भी सोच रहे हैं, सीखने वाला होगा उससे भी सीख लेगा। क्योंकि पुराना हम लोग का सारा धर्म है वो हमेशा इस बात को बोलता है कि जब तक कि तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं होगा मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। और ये कभी हो भी नहीं सकता है कि कोई भी धर्म ऐसा बोल रहा हो कि तुम एक्सप्लोजन हो जाएगा इमिडिएटली, ऐसा कुछ नहीं होता है। सही अगर कुछ होना है तो पूरे यात्रा करना ही पड़ेगा आदमी, नहीं तो अगर हो जाए अचानक कुछ हो जाए तो आदमी पागल भी हो सकता है बहुत आसानी से। बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, कुछ हो गया, बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए शरीर उसका उतना शुद्ध नहीं है, तो नहीं वो चीज सस्टेन कर पाएगा। तो इसलिए जो है जैसा तुम मान के बैठे हो कि तुम बड़े भारी साधक हो गए हो, दिखाई तो हमको दे रहा है कि बहुत ज्यादा अंदर में बहुत कचरा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। लेकिन अगर मानना है कि भाई हम बड़े महान है तो फिर ठीक, कोई बात नहीं, मानते रहो, हमको क्या फर्क पड़ता है उससे। मेरे लिए बोल रहे हैं? हाँ तुम्हारे लिए भी बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि मान बैठे हैं कुछ, पहले तो जो हाँ। मान बैठे थे वो मुश्किल से गिरा है। हम्म। मानने वाली चीजें तो मतलब देखो ओशो के साथ जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, अब उनका हम पता नहीं कि कितना उनका अपना साधना किया हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि उन लोग ओशो को कॉपी बहुत अच्छे से करते हैं। वो जैसे हम बिहार के वाले थे वैराग, आनंद वैराग, हाँ इस टाइप के जो भी लोग हैं मतलब, और ये चीज ये कि ओशो भी इस बात को बोल रहे हैं ना, हमको भी बात समझ में आ रहा है कि कोई भी दो आदमी जो होता है ना, अगर किसी आदमी में कुछ ध्यान जो है अगर वो प्रामाणिक होगा, वो आदमी बिल्कुल एक जैसा हो ही नहीं सकता है। प्रकृति जो है, प्रकृति परमात्मा अस्तित्व जो भी बोलो ना, वो कोई कार्बन कॉपी नहीं बनाता है। वो असेंबली लाइन में कार नहीं पैदा करता, वो अगर तुम्हारे अंदर होगा तुम्हारा होगा। लेकिन जितने लोग जो है वो अशोक भारती हो चाहे आनंद वैराग हो, सब जो है वो ओशो जैसा ड्रेस पहन के सारा कुछ जो उनका होता है, तो हो सकता है उन लोग इतना अच्छा से ओशो को ऑब्जर्व किए हैं कि कैसे बोलते हैं कैसे करते हैं, और फिर ये हो सकता है कि उनके बहुतों के का ओशो के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा हो। लेकिन कोई भी बात में कुछ नयापन कुछ नहीं, वही चीज उन लोग अभी उनका सुन रहे थे, क्या नाम ओशो के भाई शैलेंद्र जी। हाँ तो मतलब बड़ा ही बोरिंग हमको लगा कि भाई ये मतलब अपना तो कुछ है ही नहीं, इंटेलिजेंस कुछ भी, ध्यान तो दूर का बात, वो सब वही बात जो हिज मास्टर वॉइस जो स्वामी जी बोलते थे कि वो हिज मास्टर्स वॉइस इन लोग बिल्कुल हो गए। ऐसे अशोक भारती का थोड़ा बहुत जो वो स्टोरी सुने या नहीं सुने जो हम बोले थे? नहीं, ग्रुप में भेजा है शायद आपने, नहीं देखा भी हाँ नहीं वो है। एसिस में भेजे थे। अच्छा नहीं नहीं सुने हैं। हाँ तो वो अच्छा लगा हमको स्टोरी जो था उनका। लेकिन स्टोरी जो है दुनिया में स्टोरी टेलर तो बहुत हुए हैं, एक पर एक अच्छा बोलने वाला हो सकता है अगर उन्हीं चीजों पर सब चीज निर्धारित हो, तो फिर बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा बोल सकते हैं। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि भाई उनका ध्यान हुआ है नहीं हुआ, वो हो भी सकता है,
लेकिन वो ज्यादातर बात कोट करते रहते हैं ओशो को, तो फिर इसका मतलब है कि भाई आपका कोई अपना तो कोई अनुभव है नहीं, बस वही बात आप बोले जा रहे हैं। अब एक जो है इन लोग का बहुत सुनते हैं, कोई जो है अपना चरणामृत पिला रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहे हैं, भाई ये सब तो समझ से थोड़ा परे लगता है कि भाई एक आदमी ये कौन सा खेल खेल रहा है। अभी एक जो है ब्रह्म वेदांत जो थे उनके साथ कोई थे, तो उस पर ओशो भी पूरा बोले थे कि उनके हम्म पेशाब का छिड़काव करता है वो आदमी और क्या क्या करता है। हम्म। ऐसे ओशो बोले ब्रह्म वेदांत तो अपने सीधे साधे आदमी है, लेकिन वो अपना कर रहा है, वो अपना उसका कुछ महत्वाकांक्षा होगा, अब एग्जैक्टली तो याद नहीं है। तो इतने भी सीधे साधे तो नहीं होना चाहिए कि उनके नाम पर क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं कुछ चल रहा है, उसको उनको रोकना चाहिए ना भाई। ब्रह्म वेदांत जी तो वैसे नहीं रहे, 2-3 साल हो गया। हाँ हाँ, ब्रह्म वेदांत नहीं रहे। एक पटना में ही है, उनका नाम है सत्य करके कुछ नाम है, सत्य। पूरा जीवन थोड़ा झूठी वाला है, लेकिन नाम सत्य करके। बहुत पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा वो आदमी इन्वॉल्व रहा है, मतलब ओशो के ही दुनिया के पॉलिटिक्स में। तो सत्य में थे भारती। हम्म तो उनके यहाँ जब जाते थे पहले, तो सब मेरा ध्यान जो शुरुआत में जो हुआ है वहीं से शुरू हुआ डायनेमिक। हम्म मेरे घर से करीब होगा 7-8-9 किलोमीटर दूर, तो स्कूटर से जाते थे दिल्ली करने वहाँ पर डायनेमिक। हम्म। तो वो जैसे अब ध्यान वान करके उनके पास बैठते होंगे कभी थोड़ा देर के लिए, हम्म तो ओशो जैसे बाद में बोलते थे ना एकदम गैप दे दे के, इंग्लिश वाले इसमें जो इंग्लिश में हम्म उनको मतलब ज्यादा वो पॉइजनिंग के बाद जो और काफी गैप दे के बोलते थे, हम्म। तो वो उसी टाइप से वो बोलने का उनको वो बोलने लगे थे। तो अभी होता है कि कोई आदमी, दो आदमी एक जैसा हो ही नहीं सकता। और एक होता है कि ओशो ठीक है, वो उनका कोई अपना वो उसको एज ए मेडिटेशन टेक्निक उसका उपयोग कर रहे थे। गैप हो रहा है तो आदमी बोल रहे हैं उसके, फिर गैप दे दिए तो वो शून्यता में आदमी डूबने लगता है। लेकिन वो तब होता है ना जब आपके लोग वहां पर जो है, आपके शिष्य लोग हैं, वो उसी के लिए आए हैं और उनको ध्यान में गहरे डूबना है। लेकिन ये सामान्य बातचीत आप कर रहे हैं, उसमें वो सब आप अप्लाई कर रहे हैं जो कि बिल्कुल असहज लगने लगता है। जी। वो असहज लगने लगता है। सामान्य बातचीत में आप उतना गैप दे दे के बोल रहे हैं। और फिर ये तो कॉपी पेस्ट ही हो गया पूरा। हाँ, ओशो का तुम देखो पहले बात करते कैसे करते थे। ओशो को देखोगे, अगर वो इवन जो है वो जब तक वो अपना आश्रम में नहीं आए थे, हम्म। तो बहुत सारा चर्चा है उसमें जो बातचीत कर रहे हैं लोगों से, हाँ बहुत कोई। जल्दी जल्दी बोलते थे इस तरह से। हाँ, शुरुआत मान लो डिस्कोर्स भी है तो उसमें शुरुआत हाँ भले ही वो धीरे धीरे करें, हाँ फिर वो एक पीक पकड़ने लगते थे धीरे 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 धीरे। हाँ। नहीं, ओशो का तो बोलने का स्टाइल बिल्कुल उनका सहज हो सकता है, वो उनका अपना था, जो बोलने का उनका था, उनका जो ढंग था। हम्म। लेकिन जो लोग फिर ओशो के जैसा बोलने का कोशिश कर रहे हैं, उनका तो फिर वो कार्बन कॉपी हो गया ना। देखो मतलब जो उसका सार बात होता है ना, सार कोई चीज से, तो इन चीजों पर ओशो का भी बहुत एम्फेसिस था।
जो कबीर का जो किताब है, कबीर का जो बोले साधु साधो सहज समाधि भली, और उसमें नीचे में ये भी लिखा हुआ है, लेकिन सहज से कठिन कुछ नहीं होता है। तो सहज हो जाना वो जो है, आप जैसे हैं अंदर बाहर एक हो जाना, वो सबसे कठिन बात है। इसलिए जो आदमी सच में धार्मिक होगा वो शायद लोगों को समझ में ही नहीं आए, तो क्यों उसको देख के कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ अलग है दूसरे से। इसलिए वो शो बोले ना कि इनलाइटेंड जो है इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ऑर्डिनरी, तो बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी जैसा हो गया। तो उसको क्या डिफाइन किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ऑर्डिनरी में और ऑर्डिनरी में क्या फर्क है। एक ऑर्डिनरी आदमी जो होता है ना, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, वो बनना भी नहीं चाहता कुछ। अब तुमको बात ही नहीं समझ में आ रही कि वो ऐसा लोग पैदा ही नहीं करना चाहते थे जो गुरु टाइप लगे, जिसमें कुछ खास हो, अलग टाइप का हो। बस वो अपना जो उसको जैसा प्रकृति परमात्मा बनाया वैसा हो जाए, उनका प्रयास वही था। इसलिए जो भी लोग अब ओशो जैसा वो बैठे हुए वैराग जी लगता है दूर से कि ओशो ही है। अब सब कॉपी पेस्ट ही है और कुछ नहीं। उनको वैराग जी के साथ जो है शुरू शुरू में, क्योंकि बिहार के थे, तो शुरू शुरू में जो है वो हम भी चाहे उनको स्कूल में, जैसे जहाँ हम कैंप लेते थे, एक बार बुलाए थे, तो पूरा रास्ता वो अपने सिर्फ गाड़ी पर जो है यही चर्चा कर रहे थे कि कहाँ मेरा कैंप हुआ, कहाँ ये हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ। मतलब आप वर्तमान में कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो है वो जहाँ क्या हुआ नहीं हुआ वही बता रहे हैं। और उनका एक आदत तो वो हमेशा खाते ही रहते थे कुछ ना कुछ। एक दो बार मिले आप उनसे? नहीं, उनसे तो उनके कैंप रूम में तो कई बार, क्योंकि अब यहीं रहना है तो यहाँ पर जब कैंप में कैसेट्स वगैरह लेके जा रहे हैं तो वो जाते ही तो मिले उनसे होंगे, कई बार मिले होंगे। बाद में तो ठीक ठाक मतलब। उनके जो भाई थे वो भाई भाई थे, हाँ, उनके छोटे भाई, उनसे भी मेरा बहुत जान पहचान था। वो तो हमको बोलते थे वन मैन आर्मी, क्योंकि हम अपना जो है अपना स्वामी जी का जो ये लगाते थे स्टॉल, बुक फेयर वगैरह, तो ऑलमोस्ट हम अकेले ही लगाते थे। और मेरा स्टॉल बहुत, हमको लग रहा है कि पूरे बुक फेयर में सबसे पॉपुलर स्टॉल एक तरह से था, क्योंकि हम अपना पूरा स्वामी जी का म्यूजिक व्यूजिक अपना पूरा अच्छे से पूरा लगा के अपना बेचना है। उतना बड़ा मोटिव होता नहीं था, जो भी आया उससे बातचीत पूरा कर रहे हैं। और अगर देखिए, अगर वो आदमी जो है समझ में आ गया कि आदमी स्टूडेंट है, इसके पास कम है, तो हम डिस्काउंट वगैरह काफ़ी अच्छा खासा दे देते थे। जिसका जैसा है अपना दे दिए अपना उस हिसाब से। मेरा खाली अपना घाटा नहीं होना चाहिए, तो हमको फिर कोई दिक्कत नहीं था। और सुधीरेंद्र जो है वो जो स्टॉल लगाता था असली ओशो वाला, वो पैसा छोड़ना ही, मतलब बाद में तो थोड़ा बहुत वो भी छोड़ने लगा हो सकता है, लेकिन शुरू में बिल्कुल ही नहीं छोड़ता था दम। तो बाद में हो सकता है कुछ लोग बोला होगा इनका इतना चलता है इसीलिए, क्योंकि तो हम जो भी आ गया तो हमको बेचना उचना से भी ज़्यादा अगर कोई बातचीत कर रहा है, उसी में कुछ मेडिकल के स्टूडेंट लोग जो है ले गया होगा, उसको अच्छा लगा, फिर उसके उसके बाद बोला कि भाई हम चाहते हैं कि हम लोग का मतलब ध्यान करवाइए हम लोग। तो उसमें 21 दिन का मेडिटेशन 9 में करवाए थे उसमें। तो पहली बार हमको जो है वो लोग, और जबकि उन लोग मेडिकल का स्टूडेंट सब था, लेकिन गरीब लोग था उस टाइप का। तो फर्स्ट टाइम उन लोग ही हमको उस बार जो है उन लोग अपना इकट्ठा करके पैसा दिया था। पहली बार हमको वहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद ओशो वाले लोगों में तो खैर पैसा वैसा कुछ जो भी कभी इन लोग कराता था, कुछ पैसा वैसा तो कुछ नहीं ही मिला होगा उसमें, लेकिन वो कैरेन कितने बजे बोली थी? 7 बजे? 7 से तो ज़्यादा हो गया हो सकता है। अभी मैसेज आया होगा, अभी कुछ आया था मैसेज, लेकिन अब हम थोड़ा
इतना बात करने के बाद थोड़ा देखते हैं कि तुम खाना वाना भी वो थोड़ा बहुत करके गई है, उसको फिर चलिए सेट करके एक सीटी साइड लगा दी होगी उसको, तो अंदर से जो है वो कुछ